मेरा नाम पूरन चंद आर्या है। मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल हूं। हेड क्लर्क, हेड साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बटालियन में एक ही हेड साहब होता है कि नहीं है? पहले तो एक ही होता था, अब तो दो दो भी होने लग गए हैं। 2IC भी दो दो होने लग गए हैं। समय बदल रहा है। मैं यहां पर एक मकसद से आया हूं, और मकसद क्या है? वो है हमारा अर्थ सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट। आप में से मैं छोटी छोटी बातें पूछ के अपने इस प्रेजेंटेशन को कोशिश करूंगा 30-35 मिनट में, 40 मिनट में खत्म करूं, पर ध्यान से और जल्दी से सुन लीजिएगा। ध्यान से ध्यान यही रखिएगा। हमारे को फौज के अंदर क्या कोई गाइड करता है कि हमें रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, या नौकरी के दौरान हमें परेशानी आती, कोई गाइड करता है क्या? है कोई गाइड करने वाला? क्या एक हेल्पलाइन की जरूरत है कि नहीं हम सबके लिए? मैं बता दूं, मैं 21 साल की सेवा में से 10 साल मैं रहा हूं गृह मंत्रालय में, नॉर्थ ब्लॉक, सुनाइए, रीसेटलमेंट वेलफेयर डायरेक्टरेट का इंचार्ज रहा हूं। वहीं पर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारे जवानों को बहुत कुछ देने की जरूरत है। 10 साल की नौकरी में मैं रहा हूं, मई 2000 से लेकर मई 2011 तक गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक। आपको बता दूं, अपनी सीपीसी, पहले इसका नाम सीपीसी था, अब केपीके भी कर दिया, पता है कि नहीं? सबको जानकारी है जो पुराने हैं। तो ये सीपीसी को बनाने वाला आपका ये रिटायर्ड हेड क्लर्क है। वार्ब भी सुना होगा आपने, वार्ब, वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड, वो भी हमने बनाया, वो भी मेरे हाथों का बना हुआ है। पहले एक्स ग्रेशिया सिर्फ डेथ केसेस में मिलता था। 2000 मई 2000 के बाद ये एक केस आया था मंत्रालय में, मेरे पास 6 बीएसएफ के जवान आए थे। तो 2009 से अब एक्स ग्रेशिया डिसेबिलिटी वालों को मिलता है कि नहीं मिलता है? पता है ये बात? पता है कि नहीं? है ना? अब मिलता है। तो वो भी मैंने इनिशिएटिव लिया था। पहले डिसेबल्ड जवानों को 10 साल तक नौकरी में रखना पड़ता था, तो 2008 में वो ऑर्डर भी मैंने वहां करवाया कि 10 साल डिसेबल्ड आदमी को रखने की जरूरत नहीं, जो जब भी डिसेबल्ड हो जाए उसको रिटायरमेंट पेंशन दे दी जाए। तो वो भी वहां एग्जम्पशन कराई। इसके अलावा 10-12 और प्रपोजल मैंने दिए थे सरकार को, जो पास नहीं हुए। और उसमें एक प्रपोजल यही था कि एक हेल्पलाइन होनी चाहिए हमारे जवानों के लिए, जो हमारे जवान के मन की बात सुने, वो सरकार के आदेश की बात ना हो, कमांडेंट साहब के आदेश की बात ना हो, मन की बात हो, और उसे जो मदद चाहिए वो उसे मिलनी चाहिए। तो फाइनली जब मुझे ऐसे लगा, और जो बाकी प्रपोजल थे जो रिजेक्ट किए सरकार ने, देखिए साहब, सरकार की बुराई नहीं करने आया हूं यहां। सरकार का मतलब बता दूं, सरकार का मतलब आप और हम ही सरकार है, और कोई सरकार नहीं होती है। ये जो बैठे ना मंत्री संतरी, ये टेम्परेरी है। असली सरकार आप और हम। नियम कानून बन गए, उन्हें फॉलो करना और जीवन जीना है, सरकार यही होती है। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव था, तो उसमें मैंने विचार किया। फिर मैंने नौकरी में रहते हुए एमबीए किया। मेरे आखिरी कमांडेंट थे अजीत सांगवान, जो डीआईजी सोनीपत है। कल मेरी उनसे भी मीटिंग हुई है। मैंने नौकरी में रहते हुए एमबीए किया, एलएलबी किया, 2D 3D एनिमेशन, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, पास्कल, C++, जावा, आईटी में भी मैंने मास्टरी हासिल की। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, श्रीमती भी कहती ये क्या पढ़ाई का जुनून चढ़ गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं 7वीं 8वीं और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। पर एक सोच थी कि मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। मंत्रालय में वो सीखा, देखा। फाइनली जनवरी 12 में मैंने वीआरएस लिया। कभी किसी हेड क्लर्क को वीआरएस लेते देखा है क्या? लेता है क्या? मेरे साथियों ने मुझे कहा, क्या यार अरे तू पागल हो गया है, अच्छी बड़ी नौकरी, इंस्पेक्टर मिनिस्टर है, आधा घंटा घुग्गी मारता हूं और अपना टाइम पास हो जाता है, 3 टाइम खाना बढ़िया सा मिल रहा था। पर हम जुनून था, सोच थी अपनी कम्युनिटी के लिए। फाइनली मैंने वीआरएस लिया जनवरी 12 में। तब से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूं। एमबीए होने के कारण सुन के आपको अच्छा लगेगा, मैं एमबीए एलएलबी था, तो जैसी नौकरी छोड़ी, मेरी लास्ट तनख्वाह थी सरकार की सीआरपी की 35,000। 4 दिन के अंदर मुझे 55,000 की जॉब मिली प्राइवेट कंपनी में, दुबई की कंपनी में। 3 साल प्राइवेट जॉब किए, कैंट में, डाबर में, इन कंपनियों में, दुबई। वहां सीखा कि ये कंपनियां चलती कैसे हैं। उसके बाद 2015 में आखिरी नौकरी जो मेरी थी, 90,000 रुपए महीना, वो छोड़ी और बनाया अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट। और इसके अंतर्गत हमारी एक हेल्पलाइन है। आप अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट गूगल में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, वहां कॉल करो। वहां हम क्या क्या मदद करते हैं, अब मैं उसके ऊपर आता हूं। हमारी जरूरत क्या है? हमारे 40 लाख फौजी हैं, पैरामिलिट्री और डिफेंस को दोनों को मिलाओ तो, और आर्म्ड पुलिस को। सारे आंकड़े मेरे पास हैं। 20 लाख हमारे रिटायर्ड फौजी भी हैं डिफेंस के और पैरामिलिट्री के।
3000 हर साल डेथ होती है, पता है आप सबको? है किसी जवान को पता? 3000 डेथ होती है, और उसके बाद 5000 लगभग हर महीने रिटायर हो रहे हैं। तो जो ये 5000 होते हैं, इनको कोई ना कोई गाइड करने की जरूरत है कि नहीं? तो वो एक जरूरत को मैंने महसूस किया, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने एक सिस्टम बनाया, अर्थ सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें हम रिहैबिलिटेशन फैमिलीज को गाइड करते हैं, जवानों के खुद गाइड करते हैं, उसके बाद साथ साथ कैरियर के बारे में बताते हैं, क्या क्या कैसे करते, ताकि वो यहां से जाने के बाद वो परेशान ना हो। मंत्रियों से, आईजी, डीजी, सबसे मैं मिलता रहता हूं प्रेजेंटेशन में, जैसे आज यहां देने आया हूं। लगातार मैं पिछले 10 साल से प्रयास कर रहा हूं कि मैं सिखाऊं, बताऊं। टारगेट यही है कि हमारे जवान भटके नहीं। सरकारी चिट्ठियां भी हैं, ये आईजी, डीजी आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई पहचानता हो। ये देखो सर, यूनिटों में मीटिंग, ये डीजी आईटीबीपी साहब हैं, ये डीजी सीआरपी के हैं, और ये मेरा इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल का फोटो लास्ट यूनिट 132 में, ठीक है। ये भी मैंने लगा दिया ताकि भाई पहचान लो, कोई ये ना कहे कि फालतू बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले हम सिर्फ फौजियों के लिए काम कर रहे थे, पिछले 2 साल से हमने सिविलियन के लिए भी शुरू कर दिया, युवाओं और महिलाओं के लिए, क्योंकि देश में रोजगार की जरूरत है कि नहीं है? बहुत बुरा हाल है कि नहीं है? आज मैं बताना चाहूंगा, अब वो समय आ गया है कि अब हमें नौकरियां नहीं, देश को उद्यमिता की तरफ ले जाना पड़ेगा। नौकरियां हैं क्या? जब नौकरी नहीं है तो क्या करोगे? तो काम धंधे, स्किल इंडिया, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। तो उस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं। 2012 में वीआरएस लिया, एमबीए, एलएलबी, आईटी की लैंग्वेज सीखी, 15 में वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, 18 में जाकर एक नया इनिशिएटिव लिया। हम क्या करते हैं, काफी चीजें करते हैं, स्कूल कॉलेज एडमिशन वगैरह कराते हैं, और 18 में हमने अर्धसैनिक कैंटीन लॉन्च की। आप में से कोई जानता है अर्धसैनिक कैंटीन खुल रही है समाज के अंदर? जानता है कोई? हाथ खड़ा करे वो जानता है। जो अर्धसैनिक कैंटीन खोल रहे हैं हमारे जवान, पता है ना? चलिए, जानकारी है, पर पूरी जानकारी नहीं अभी सभी लोगों को, इसलिए मैं आगे आया हूं और मीटिंगें लेना शुरू की है। अब हम 18 में अर्धसैनिक कैंटीन का प्रोजेक्ट शुरू किया, 22 तक हमारी लगभग 400 कैंटीनें हो गई थी, और हमारी 24 तक लगभग 1000 कैंटीन खुलवा चुके हैं, और आज 2026 में हमारे पास 6000 आवेदन पेंडिंग है जो कैंटीन खोलना चाहते हैं। मेरे लिए बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और बहुत मैं आनंद से इसे निभा रहा हूं। इसके अलावा स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन क्या क्या करते हो फटाफट बताता हूं। हमारी वेबसाइट है aswtindia.org, इसकी मोबाइल ऐप भी आने वाली है जल्दी। आपके बच्चों को ब्रांडेड स्कूल, डीपीएस में आप में से कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है? हाथ खड़ा करे। मतलब ब्रांडेड स्कूल में इच्छा है ना? 100% तो नहीं, 2, 4, 6% तो होगी। तो हमने डीपीएस, स्प्रिंगफील्ड और साथ में टचवुड, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, वहां पर 50% डिस्काउंट के साथ 250 बच्चों को एडमिशन ऑलरेडी करवा चुके हैं, और वहां पर सिपाही अपने जवानों के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और वो भी हॉस्टल में 50% डिस्काउंट। क्या लगता है, इतना डिस्काउंट अच्छा है कि बुरा है सर? अच्छा है ना? तो भाई साहब 250 बच्चों को मैंने एडमिशन कराया, तो भाई हेड साहब के लिए ताली नहीं बजाओगे थोड़ी सी? देखो भाई, थोड़ा सा मुझे ना ताली बजा के सहयोग देते रहना। एक बात बताओ, जब कोई अच्छा काम करे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह ऐसे करते हैं ना, तो अंदर से जब वाह भाई वाह निकले तो ताली बजा देना, नहीं तो फिर मैं मदारी की तरह ताली बजवा ही लूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, आईटीआर। अब आईटीआर अब जवान भरते हैं। कितने लोग हैं जो आईटीआर नहीं भरते? है कोई हाथ खड़ा करे? चलो बहुत बढ़िया। जब मैं वीआरएस आया था, हमारे जवान आईटीआर नहीं भरते थे, फॉर्म 16 को ही आईटीआर समझते थे। आईटीआर भरने में सबसे बड़ा फायदा है कि रिफंड मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है ना? तो ये हमने शुरू किया। आपको बता दूं, हर साल हम 10-12 हजार आईटीआर भरवाते हैं। मेरी हेल्पलाइन है, मेरे पास अकाउंटेंट है, सीए है, सब कुछ है, तो कॉल करो, आपको ये आईटीआर की सुविधा मिल जाएगी। ये नंबर दिया हुआ है। अब आता है लीगल। हमारे चाहते हुए ना चाहते हुए लीगल पंगे फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? तो लीगल हेल्पलाइन हमने बनाई है, अर्धसैनिक लीगल एसोसिएट, ये नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करें। मैं आपको बता दूं, आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से 5 वकील है मेरे पास। विडो और डिसेबल्ड जवान, विडो और डिसेबल्ड जवान का केस हम फ्री लड़ते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते उसके लिए। बाकी से एक रीजनेबल चार्ज। वकील कितनी फीस लेते पता है ना आपको? लाखों रुपए मांगते हैं। ऐसा नहीं है, मैं इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल हूं, सिपाही, हवलदार, सूबेदार, सबका मुझे पोजीशन पता है। तो मेरी टीम एक रीजनेबल फीस के साथ पूरे इंडिया में हम लीगल हेल्प भी करते हैं,
और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पूरी व्यवस्था में जितना पैसा इकट्ठा होता है हमारे पास, उसमें से हम कुछ अर्धसैनिक विधवा सहायता कोष भी बना रखा है। आप सबको बता दूं, फिलहाल आज की डेट में 50 विधवा परिवारों को, जिसमें कुछ डिफेंस की भी है, कुछ पैरामिलिट्री की भी है, 1000 रुपए का राशन आपका यह हेड साहब फ्री दे रहा है पिछले 24 महीने से। यह मेरी औकात है, जितनी औकात बनती जाएगी मैं इसे बढ़ाता चला जाऊंगा। सपने बहुत बड़े हैं। मेरी इच्छा है एक हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं कि हमारे जवान को सरकार की तरफ ना देखना पड़े, किसी अफसर की तरफ ना देखना पड़े, आपस में मिलकर हम एक दूसरे की मदद करें। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? तो यह व्यवस्था तैयार हो रही है। और इसके बाद ये हमारी वेबसाइट पे उन विंडोज के फोटो भी डाले हुए हैं, आप हमारी वेबसाइट में खोल के देख सकते हैं कि कौन कौन है, क्योंकि मैंने सबको चिट्ठी लिखता हूं। और ये हमारी arsenicmall.com है, जहां पर जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम 20 स्टेट में हमारी पहुंच हो चुकी है, 439 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपने किसी ना किसी माध्यम से पहुंच गए हैं। अब आता है डीडीसी रजिस्ट्रेशन, ये 6530, ये क्या है? कैंटीनों की एप्लीकेशन है। ये लाइव है वेबसाइट पे, आप खोल के arsenicmall.com देखो तो ये आंकड़ा लाइव आता है। क्योंकि देखो भाई, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं तो सब खोल के बताता हूं और खोल के समझाता हूं, तो आप भी देख सकते हैं कितना नंबर। अब 6000 एप्लीकेशन है। क्या लगता है 6000 कैंटीन खोलना कोई आसान काम है क्या? जिम्मेवारी है कि नहीं है? इसको बेहतर करने के लिए हमने ये डीडीसी, ध्यान से सुनना, है बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी सब बताता जाऊंगा, समझना आपने है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम एक मास्टर भंडार खोल रहे हैं। कोई भी जवान डिस्ट्रिक्ट में मास्टर भंडार खोल सकता है। अब मास्टर भंडार से सप्लाई किसको जाएगी? डिस्ट्रिक्ट में जितनी कैंटीनें हैं उनको, सिविल की दुकानों को, ये सारी व्यवस्था मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप यहां से सारी चीजें देख सकते हैं। दूसरा, 2018 में आर्सेनिक कैंटीन हमने शुरू की। कैसे शुरू की? एक फौजी की कॉल आई थी, आईटीबीपी का एक हवलदार था, राजेंद्र नाम अभी भी याद है मुझे। 2016 या 17 में उसने कॉल की, बोला सर आप स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन ये करते हो, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ हमें नया काम दो सर। हम सब फौजी रिटायर होते हैं तो सर क्या ड्यूटी मिलती है समाज में? क्या मिलती है साहब? गार्ड, और कुछ मिलता है क्या? बोला क्या फौजी 21 साल सीआरपी, बोला भाई पकड़ गार्ड बन जाए, यही होता है ना। तो वहां मैंने सोचा कि नया कुछ करो। उसने कहा सर कुछ नया दो, तो मैंने क्या सोचा कि हम फौज में कैंटीनें चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? कैंटीन चलाते हैं, क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करते हैं, हम मेस की ड्यूटी करते हैं, तो हमें अनुभव तो सारे हैं कि नहीं है? तो उसको ध्यान में रखते हुए 2018 में यह अर्धसैनिक कैंटीन आम जनता के लिए रजिस्टर्ड करवाया सरकार से, और उसके बाद इसे मैंने लॉन्च किया। और करने के बाद आज आपकी दुआ से, आप गूगल में अर्धसैनिक कैंटीन लिखो तो आपके सबके आशीर्वाद से आप 1000 से ज्यादा कैंटीन हम सब खुलवा चुके हैं और 6000 आवेदन पेंडिंग है। क्या लगता है 1000 कैंटीन खुलवाना कोई आसान काम था क्या? तो ताली नहीं बजेगी भाई साहब। देखिए एक बात बताइए, अब हम व्यापारी बनते जा रहे हैं। आज हम गार्ड की बजाय व्यापार में घुस रहे हैं। गाइडेंस हमारी है तो धोखाधड़ी नहीं होगी। तो सर एक बात बताओ, हम स्ट्रेंथन होंगे कि नहीं होंगे? अब इसके बाद इन 6000 एप्लीकेशनों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने एक पूरा प्रोसेस बनाया, और प्रोसेस के माध्यम से अब हमने क्या किया, अब पूरे इंडिया में, ध्यान से सुनना, ये पूरी बिजनेस की बात है, कोई नहीं समझाएगा जो मैं समझाने आ रहा हूं, ये सारे के सारे हम सब मिलकर करेंगे, मैं अकेला नहीं। मैं तो एक प्लेटफॉर्म बनाकर इकट्ठा कर रहा हूं। अब हर डिस्ट्रिक्ट में मास्टर भंडार खुले तो 800 डिस्ट्रिक्ट में 800 मास्टर भंडार खुलेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये एक इंडियन एमएसएमई B2B पोर्टल मतलब वेबसाइट बना दी। इस पे क्या हो रहा है, सारी कंपनियों को हमने आमंत्रित किया कि भाई साहब HUL, डाबर, PNG, कोई भी कंपनियां हो यहां रजिस्टर्ड करो, और हमारा जो मास्टर भंडार है, वो जो अर्धसैनिक कैंटीन है, वो सारे के सारे हमारी इस वेबसाइट पे ऑर्डर लगाएंगे और माल सीधा कंपनी से उस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। मास्टर भंडार का नाम हमने अपनी भाषा में रखा है DDC, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो कंपनी से सीधा माल जाएगा DDC में और DDC से जाएगा कैंटीन में। तो सर एक बात बताओ, जब कंपनी से डायरेक्ट आएगा सस्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 800 डिस्ट्रिक्ट में हम, और एक मोबाइल ऐप भी बना दिए। मैं बता दूं आपको, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत तेज हूं। अब कैंटीन वाले मोबाइल ऐप में ऑर्डर लगाएंगे, और साथ में हमने ये एप्लीकेशन जनता के लिए भी खोल दी है
कि कोई भी दुकानदार, ये हमारी वेबसाइट है, खोल के आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला वही कदम जो बता रहा हूं बार बार आपको, 800 मास्टर भंडार, 800 डीडीसी। अब आप लोग खुद थोड़ा सा विचार करो, अगर पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में हम 800 डीडीसी, हर डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी खोल दें, सप्लाई सेंटर बना दें, तो हम फौजियों से बड़ा कोई सप्लाई सेंटर होगा किसी का क्या? सबसे बड़ी चेन किसकी होगी? हम सब की होगी। तो ये एक सोच ग्राउंड में आ चुकी है, हम काफी कुछ खुजवा चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अर्धसैनिक मॉल डीडीसी खुलने लग गए हैं। अब यही अर्धसैनिक मॉल डीडीसी आगे कैंटीनों को सप्लाई देना शुरू भी कर दिया है। अब ये हमारे गूगल पे सर्च करोगे तो ये आपको डिटेल मिल जाएगी, और ये फिजिकली फोटो भी दे दिए सर। अर्धसैनिक मॉल डीडीसी, ये मणिपुर, इंफाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां पर ये खुल चुके हैं, और आगे नाम हरियाणा रेवाड़ी में भी खुल चुका है। 15 हमारे डीडीसी खुल चुके हैं। अब एक अगला कदम, कदम दर कदम। पहले मैंने बताया इंडियन एमएसएमई मैन्युफैक्चरर आगे एक जगह, आगे सारे एक जगह, उसके बाद डीडीसी बना दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीडीसी। अब एक बात विचार करो, डिस्ट्रिक्ट में हमने मास्टर भंडार खोल दिया, हमने कैंटीनों को सप्लाई दे रहे हैं, हमने दुकानों को भी कह दिया भाई साहब हमारे एप्लीकेशन पर ऑर्डर लगाओ, डीडीसी सप्लाई देगा। साथ में हमारे गांव में काम धंधा नहीं है, महिलाओं और युवाओं के लिए हमने ये काम कर दिया, 1 विलेज 1 कैंटीन। क्या डिस्ट्रिक्ट वाला डीडीसी हर गांव में सप्लाई दे सकता है कि नहीं दे सकता है? आइडिया कैसा है? तो हमने महिलाओं और युवाओं के लिए 1 विलेज 1 कैंटीन। बिहार है तो बिहार कैंटीन स्टोर, हरियाणा है तो हरियाणा कैंटीन स्टोर। और ये देखो सर, किताबें वगैरह, ये बुक छाप छाप के हमने सब ग्राम प्रधानों को भेजना भी शुरू कर दिए, ताकि हर गांव में एक डिजिटल स्टोर खुले और डीडीसी उसे सप्लाई करे। अगर ऐसी कैंटीनें खुलेंगी तो डीडीसी के पास फुर्सत होगी, डीडीसी के पास काम आएगा कि नहीं आएगा? बहुत तगड़ा काम आएगा, और वो सप्लाई करेगा। तो ये हमने इसको भी लागू कर दिया है, और ये पूरे इंडिया के स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन अर्धसैनिकमॉल.com पर पहले है। कोई भी किसी स्टेट का हो यहां पर रजिस्टर कर सकता है, और इसके भी रजिस्ट्रेशन आने लग गए हैं। अब आते हैं अगला कदम, रोजगार। पहला मैन्युफैक्चरर, दूसरा डीडीसी, तीसरा विलेज कैंटीन या अर्धसैनिक कैंटीन, बात एक ही है। अब आते हैं डिलीवरी, और आते हैं सेलमैन। हमारे में से कोई जवान चाहते हैं सेलमैन, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अब भी हम मार्केटिंग एडवाइजर बने। मार्केट में आज की डेट में जो सेलमैन होता है वो एक कंपनी का ही होता है ना, एक कंपनी का एक सेलमैन होता है, दुकानों पे जाता है, ऑर्डर लेता है, यही करता है ना। अब यहां क्या हमने कर दिया कि इंडियन एमएसएमई पर 500 कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, और अगर कोई एडवाइजर बन के, सेलमैन बन के एक दुकान पे जाए, तो एक दुकान पे कितनी कंपनियों का माल होता है? 10, 20, 30 का होता है ना। तो एडवाइजर बनकर उन 10, 20, 30 कंपनियों का, डाबर का, एचयूएल का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, किसी का भी जो इंडियन एमएसएमई पे लिस्टेड कंपनियां, उनके ऑर्डर लो, और उसके बदले आपको इंसेंटिव मिलेगा। एक कंपनी से आपको 10,000, 20,000 सैलरी मिलेगी, और 20 या 50 कंपनियों का ऑर्डर उठाओगे तो उसका कमीशन ज्यादा होगा या तनख्वाह ज्यादा होगी सर? तो ये भी शुरू कर दिया है, और साथ में गांव के बच्चों को भी भर्ती कर रहे हैं, और जवान जो चाहे वो अपने बच्चों को भी एंगेज कर सकता है। और अब गांव के बच्चों को एक डिलीवरी पार्टनर भी बनाना शुरू कर दिया है। सर काम धंधे तो अब ऐसे ही निकलेंगे ना, नौकरियां तो है नहीं। अब गांव में बाइक है तो गांव में जो हमारी कैंटीन खुलेगी उसको हमने ऑनलाइन ऑर्डर लेने देने की सुविधा दे दी है, और गांव के लड़के को भर्ती करेगा, गांव का आदमी ऑर्डर लगाएगा हमारी एप्लीकेशन पे, वो कैंटीन में गया, कैंटीन में लड़का उठा के सप्लाई देगा। संभव है कि नहीं है? बन गया ना सारा सिस्टम। तो गांव के बच्चों को ये भी भर्ती कर रहे हैं सर। आपको बता दूं, इस काम के अंदर पेंशन भी दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं ये भी अभी बताता हूं आपको। और ये देखिए हमारे लगभग 112 लिखा है, लेकिन 120 मार्केटिंग एडवाइजर भर्ती हो चुके हैं, और कुछ फौजियों के बच्चे भी हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। इनको हम 3 दिन की ट्रेनिंग भी देते हैं। अब आगे देखिए मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारा काम एक मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल तो आजकल हर कोई लेके घूमता है, तो आप एडवाइजर बने हो, मोबाइल ऐप में सब दिखेगा, जहां गए ऑर्डर कराया तुरंत दिख जाएगा मेरा कमीशन कितना बना। डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी की, तुरंत आपको दिखाई दे जाएगा आपका इंसेंटिव कितना बना। तो सब कुछ डिजिटली हमने किया हुआ है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ करने वाला चाहिए। अब एक और बहुत बड़ा कदम, 2005 के बाद कौन भर्ती हुआ है? कितने हैं यहां पर? हाथ खड़ा करो। अच्छा, आपके एनपीएस में पैसा कटता है? कितना कटता है? 10%। 10% कटता है, सीधी सी बात करते हैं।
अब वो पैसा आपके पेंशन फंड में जमा होता है। जब आप रिटायर होंगे उसी पैसे से 60% ग्रेच्युटी और 40% इंश्योरेंस कंपनी में डाल के आपको पेंशन बॉन्ड मिलेगा। यही है ना, पता है ना, यही बात है ना। देखो मैं हेड साहब हूं, मुझे सारी कानूनी पता है। ठीक, हमने क्या किया, अपने कस्टमर को इसी फार्मूले में फिट कर दिया। ध्यान से सुनना, ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये देश बदलने का माहौल, देश में हवा बदलेगी। हमने क्या किया कि जो कस्टमर हमारा नया नया आता है कैंटीन में, उसका पहला आते ही बिल कटा, मोबाइल नंबर डाला, नाम डाला, बिल कटते ही उसका बन जाएगा येलो कार्ड। येलो कार्ड इज ए डिस्काउंटेड शॉपिंग कार्ड। और उसको हम कहते हैं भाई साहब आप डिस्काउंट ले रहे हो, डिस्काउंट छोड़ो, पेंशन से नाता जोड़ो। बोला भाई साहब कैसे? तो हमने उसको ऑफर दी कि आपका जो डिस्काउंट बनता है, मान लो 5,000 की खरीदारी की, 700 रुपए डिस्काउंट बना, तो उसको हमने क्या कहा कि भाई साहब ग्रीन कार्ड बना लो, आपका ये जो 700 रुपए है डिस्काउंट, ये पेंशन फंड में जमा करना शुरू कर देंगे। 65 महीने में जितना पेंशन फंड जमा होगा, 700 रुपए उसका कुछ हमारी तरफ से जमा करेंगे जैसे सरकार करती है। होगी ना फार्मूला सेम। तो ग्राहकों को हमने खरीदारी से पेंशन के लिए ग्रीन कार्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। आपके आशीर्वाद से 40,000 पेंशन कार्ड हम बना चुके हैं कस्टमर के साथ। सर आपको बता दूं, इस पे मेरी पीएचडी भी चल रही है, मैं इस सब्जेक्ट पे पीएचडी भी कर रहा हूं। साथियों कल्पना करो, अभी सोचो, खरीदारी से पूरे देश में अगर पेंशन लागू हो जाती है, सर कैसा भविष्य दिखाई दे रहा है? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? हर आदमी को, ये आपके हेड साहब का कल्पना नहीं है, ग्राउंड में उतार दिया है और बहुत तेजी से इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे ये जो पेंशन वाला कार्ड है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है भाई साहब, ऐसा नहीं। हाँ मैं मिनिस्ट्री स्टाफ का हूं भाई। ये मोबाइल एप्लीकेशन से वो जो ग्राहक है डेली चेक करेगा, मैंने खरीदा, मेरे कितने पेंशन फंड आई, महीने में हिसाब होगा, और इसका पूरा सिस्टम है, डेली इसकी मीटिंग भी होती है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक और, यह है सैनिक संचय, सेंट्रल वेलफेयर फंड सुना है? कितने पैसे कटते हैं बताएगा कोई? CWF में करते हैं कि नहीं? मैंने एक ये अभ्यम सैनिक संचय लिमिटेड कंपनी है। सर ये कंपनी लिमिटेड कंपनी का मतलब सरकारी हुई ना, है ना, क्योंकि ये सारे सरकार के परमिशन से बनती हैं। हमने एक सैनिक संचय कंपनी बना दी है, और इसके अंतर्गत जो फौजी भाई मेंबर बनेगा, इसका मेंबर बनो, मेंबर बनने के बाद इसमें आप सेविंग अकाउंट खोलो, रेकरिंग खोलो, एफडी खोलो, बैंक वाला ब्याज मिलेगा आपको। सुनते जाना ध्यान से, 2-3 चीजें हैं। जितना डिपॉजिट करोगे उसका 75% बनेगा जी मनी, और यह भी मोबाइल एप्लीकेशन से। मेरा सारे काम मोबाइल एप्लीकेशन से, क्योंकि आजकल जमाना मोबाइल एप्लीकेशन का आ गया है। जितना जमा करोगे उसका 75% जी मनी। जी मनी मींस गारंटी मनी। आप बिना किसी सिबिल के, बिना किसी चक्कर के 1 लाख आपका जमा हो गया, आपको लोन चाहिए, उसी मोबाइल ऐप में सिर्फ क्लिक करोगे, अप्लाई लोन, 50,000 रुपए, मेरी किस्त ये बना दो, सबमिट करो, सर आपको 1 सेकंड में लोन मिल जाएगा। कैसा आइडिया साहब ये? सर आगे सुनो भाई साहब, भगवान ना करे कुछ हो जाता है हमारी सबको, देखो हम सब रिस्क के साथ जीते हैं हर वक्त, कोई पता नहीं किसका क्या हो। सर आपके डिपॉजिट के हिसाब से आपको इंश्योरेंस भी रखा है, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आपके परिवार को भी मिलेंगे, भगवान ना कुछ हो तो। सर ये भी इसमें जोड़ा है, सेविंग हो गई, लोन हो गया, और साथ में रिस्क कवर भी हो गया। तीनों चीजें इसके अंदर है। इसके अलावा भी इसके ऊपर मैं एक और विचार चल रहा है मेरा, कि जितना बड़ा ग्रुप बनता चला जाएगा उतना बड़ा हम आपके परिवार को फायदा देंगे। मान लीजिए 1 लाख की टीम बन गई, तो 1 लाख में हो सकता है हम 10 लाख रुपए आपके परिवार को, इन केस ऑफ डेथ हो, डेथ भी एनी काइंड ऑफ डेथ, चाहे नेचुरल डेथ हो, चाहे ऑन ड्यूटी डेथ हो, कुछ भी डेथ हो, हम आपके परिवार को 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए देने वाले हैं। ये मेरी तरफ से प्लानिंग है सर। मुझे लगता है ये भी शायद आपको सबको अच्छा लगेगा सर। अब आते हैं सिक्योरिटी कंपनी। सिक्योरिटी कंपनी, हमारे गार्ड कई जाते हैं, बनाना चाहते हैं कि मैं भी सिक्योरिटी कंपनी चलाऊंगा। किसी के मन में है इच्छा, वो हाथ खड़ा करो। चलिए देखो साहब के मन में है। अब देखो सर, अब आप जाओ सिक्योरिटी कंपनी बनाने के लिए वेबसाइट बनवाओ, लाइसेंस लो, परमिशन लो, कोई आसान तो नहीं है सर।
लाखों रुपए खर्च होंगे। मैंने बनाया है रॉयल कमांडर सिक्योरिटी फोर्स, क्या नाम है, RCSF, BSF, CRPF, नाम लग रहा है ना बढ़िया। तो रॉयल कमांडर सिक्योरिटी फोर्स में हम एक जिले में एक ब्रांच देंगे, एक हमारे किसी को भी, चाहे सिपाही हो, हवलदार, कोई भी, हम कोई रैंक नहीं पूछते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफिसर बनाएंगे। उस जिले में जितना काम होगा, वेबसाइट हमारी, हेल्पलाइन हमारी, लाइसेंस हम देंगे, परमिशन हम देंगे, कॉल सेंटर हम देंगे, इवन स्कूलों में, कॉलेजों में, फैक्ट्रियों में चिट्ठी भी हम लिख के देंगे, कैटलॉग बना के देंगे, पंपलेट बना के देंगे, आई कार्ड बना के देंगे, ट्रेनिंग की एजुकेशन देंगे, वर्दी हम बनवा के देंगे, सब कुछ देंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांच अफसर होगा, जो ये एक ब्रांच लेगा, उसका काम कंपनी कमांडर की तरह डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी जिम्मेवारी लेना और काम करना, और जितना प्रॉफिट होगा उस डिस्ट्रिक्ट में, उस बिजनेस से 75% उसको मिलेगा, 25% हम लेके। क्या लगता है, बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? सही है कि नहीं? बिल्कुल कंपनी कमांडर की तरह अपना घूमो, अपने घर के अंदर ही बाहर एक ओपन रॉयल कमांडर सिक्योरिटी हो ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफिस पर अपना काम चालू। तो ये भी एक विचार मैं कर चुका हूं, इसके ऊपर भी हम अब रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं। अब आते हैं घर, सैनिक टाउन। हमारे साथियों में कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि एटलक रहा हूं तो मैंने बहुत डील किए हैं, प्रॉपर्टी में फ्रॉड होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो ये भी मेरे पास डिमांड थी, तो मैंने एक सैनिकटाउन.com वेबसाइट है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड में ऑलरेडी अच्छे प्रोजेक्ट हैं या अवेलेबल प्रोजेक्ट हैं, उनसे बात करके मालिक से और अपने वकीलों के थ्रू वेरीफाई करके, तो वेरीफाइड प्रॉपर्टी जिसमें किसी को रिस्क ना हो, हम उनको लॉन्च कर रहे हैं। आप उस शहर का अवेलेबल प्रॉपर्टी जो है, उसको हमने बोला VIP, आवर शोल्डर इज ए VIP बायर। विजिट, VIP मतलब विजिट, इंस्पेक्ट एंड परचेज। आप जाओ, करो और पूछे, बाकी विजिट करो, देखो और परचेज करो, अगर पसंद आए तो उसमें भी हमने क्या किया है, 10 से 15-20% सिविल मार्केट से उसको डिस्काउंट दिलवा दिया है, ताकि आपको फ्रॉड भी ना हो और आपको एक अच्छा उचित। इसमें वेबसाइट में हमने 51 शहरों के नाम डाले हुए हैं जहां पर अपने फौज के कैंप हैं, वहां पर आप तत्काल फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना, एक चवन नहीं देनी, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में 2000 से ज्यादा नाम आ जाएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा तेजी से तलाश करके आपको एक टाउनशिप दिलवा देंगे, और सैनिकटाउन.com या सैनिक टाउन, अर्ध सैनिक टाउन या BSF टाउन, CRP टाउन, कुछ भी बना के वहां हम आपको देंगे। तो ये भी एक शुरुआत हमने कर दी है। क्या लगता है, जरूरत है कि नहीं है सर इसकी? सर एक चवन्नी मत देना सर किसी को भी बिना हमारे ऑफिस के, तो रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री है। तो यहां पर भी आप विजिट करके कार्रवाई कर सकते हैं। भविष्य के प्रोजेक्ट, आप में से किसी को लग रहा है कि अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? किसी को बुरा लग रहा है? अच्छा ही है ना। ऐसा सोचा किसी IG, DIG, DG मंत्री ने आज तक? ये मंत्रालय में जब रहा था ना, वहीं खोपड़ी आई थी। 2 घटनाएं छोटी छोटी बता देता हूं। होम सेक्रेटरी की मीटिंग में IG, DG बैठे हैं, मैं R&W डायरेक्टर का सेक्शन अफसर था। हमारा कैबिनेट नोट पर विचार चल रहा था, वही एक्स ग्रेशिया टू डिसेबल्ड पर्सनल। एक अंडर सेक्रेटरी ने मेरी एक बात पे मैंने आंकड़े दिए, मैंने कहा सर हर साल इतनी डेथ होती है। चूंकि मैं फौजी हूं तो मैं इमोशनली कनेक्ट हूं, आपको लग नहीं रहा कि मैं पूरी भावनाओं से जुड़ा हुआ हूं सर? मेरे चेहरे पे लग नहीं रहा कि ये पागल आदमी है सलाह, है कि नहीं? मेरे दिमाग में सिवाय सोल्जर के कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं उस जीवन को देखा है। वहां पर जब मैंने आंकड़े बताए तो अंडर सेक्रेटरी कहता है, 2007 की बात है, अरे आर्या साहब क्या आप नए नए वेलफेयर करते रहते हो? फौजी का काम ही है ड्यूटी करना, और डेथ क्या हो गया, कोई बड़ी बात है क्या? फौजी का काम है गोली खाना। आप मानोगे नहीं, कुर्सी से मैं ऐसे उठने लगा, मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया और बैठवा दिया जी। फिर तुरंत उसने, उसको IAS था, उसने समझ गया मेरा मूड एकदम ऐसे लाल हो गया था। अरे कैसे बात करते हो कलानिया साहब, मैं तुमको डबल तनख्वाह देता हूं, जाओ बॉर्डर पे 2 दिन ड्यूटी करके आओ। पूरा माहौल, उसने माहौल कवर किया कि तुम गोली खाने का शौक नहीं होता, जज्बा चाहिए देश के लिए गोली खाने का। क्या हमें तनख्वाह गोली खाने की थोड़ी, हमारे अंदर पागलपन है कि नहीं है? आप बताओ किसी को दो। तो उसने बोला कि तुमको डबल तनख्वाह दूंगा, जाओ 10 दिन बॉर्डर पे ड्यूटी करके दिखाओ। और मेरे को उसने फिर बोला, आर्या साहब इन सबको अनाउंस करो और जो जाना चाहे उसका अरेंजमेंट आप करोगे। मानोगे 15 दिन तक मैंने सारे डिवीजन में मंत्रालय से पूछा, एक भी नाम नहीं आया जो जाने को तैयार था, सिर्फ 10 दिन घूमने के लिए। तो वहां मुझे लगा कि हमें साले पागल बना रहे हैं IAS IPS।
बुरा मत मानना, मैं वहां से तकलीफ से गुजरा हूं, लेकिन मैं तकलीफ को देख के डिसीजन लिया कि मैं करूंगा अपनी कम्युनिटी के लिए काम। और आज 15 साल बाद आपको लगता है कि कुछ किया कि नहीं किया सर? मतलब जो सोच के निकला था 2012 में, तो आज कर गुजरा हूं। और उसी को देखते हुए एक स्पोर्ट्स स्कूल का मेरे दिमाग में है। कोई भी फौजी, किसी के पास जमीन है, बड़ी जमीन चाहिए, 10-15 एकड़ है, तो वो आओ मेरे साथ, हाथ मिलाओ, जमीन उसकी, पैसा मैं लगाऊंगा, और एक अर्धसैनिक स्पोर्ट्स ग्रुप खोलेंगे, ताकि हमारे बच्चों को वहां पर मात्र 3 लाख सिविलियन के लिए और 2 से 2.5 लाख रुपए में स्पोर्ट्स स्कूल, सीबीएसई की पढ़ाई और हॉस्टल, 2-2.5 लाख में अगर ये तीनों चीजें मिल जाए, इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या? तो ये भी एक प्लान है। भविष्य में हम अर्धसैनिक स्पोर्ट्स स्कूल भी खोलने वाले हैं, ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और इसके अंतर्गत एक, देखो सर, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कर क्या रहा है। देखो मैं सोचता हूं बड़ा, जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तो प्राप्त कैसे करेंगे? छोटा ही सोचा तो छोटा ही। मैंने कहा मुझे 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिल गई ना। तो जैसी सोच, जीवन आपका वैसे ही चलता है। तो ये भी हमारा टारगेट है, इसे भविष्य में ये भी लाने वाले हैं। एक है अर्धसैनिक कल्याण केंद्र, ये भी एक रोजगार का है। जैसे सिक्योरिटी कंपनी खोलोगे आप, ध्यान सुनना, क्या लोगों का वेलफेयर करना भी तो धंधा है कि नहीं है, व्यापार है कि नहीं आज की डेट में? तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में अर्धसैनिक कल्याण केंद्र खोलेंगे। इसमें से भी आप जवानों को मैं आमंत्रित करूंगा। यहां पर भी लाइसेंस, परमिशन, पूरा कैसे क्या होगा ये मैं तैयार करके दूंगा। और वृद्धाश्रम संघ अनाथालय खोलेंगे। आज का जो परंपरा है, बेचारे बेसहारा बुजुर्ग एक तरफ होते हैं और बच्चे एक तरफ होते हैं, यही होता है कि नहीं होता है? अगर इन दोनों को एक साथ रखना शुरू करो तो परिवार का माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? सारा मिल जाएगा ना। बेसहारा बुजुर्ग हैं, बेसहारा बच्चे, तो एक दूसरे से इमोशंस, वो कोई मम्मी पापा अंकल चाचा जो भी, एक माहौल साथ में। एक और समाज की जरूरत है। आपके आसपास देखा होगा समाज के अंदर हमारे बहुत से बुजुर्ग अच्छे जिनके ठीक ठाक बच्चे हैं। बोला जी बच्चे कहाँ हैं? ये 2 बच्चे हैं, एक अमेरिका में एक कनाडा में, दोनों माँ बाप अकेले। है ये कि नहीं? माहौल है कि नहीं है ये? अब उनको ऐसी जगह अगर हम दें कि आप आइए हमारे अर्धसैनिक कल्याण केंद्र में, हमने एक अर्धसैनिक मेस बना दी, ऑफिसर मेस की तरह 4-5 कमरे बना दिए, और हम कहेंगे आइए आप हम फौजियों के साए में रहिए, हम फौजी आपको जीवन देंगे, खाना पीना तीनों टाइम रिक्रिएशन करेंगे, और उनको 15,000 या 20,000 रुपए उनसे फीस मांगे और एक कमरा दे दो। क्या लगता है वो बुजुर्ग आके रहेगा कि नहीं रहेगा हमारे साथ? जरूरत है कि नहीं है? आप और हमारी पीढ़ी, बता दूं, बच्चे आजकल चाय दे रहे हैं, क्या लगा 10 साल बाद चाय मिलेगी बच्चों से? भटकेंगे। तो आने वाले समय में एक बुजुर्गों के रहने की जगह ये हम अर्धसैनिक कल्याण केंद्र, इसमें अर्धसैनिक मेस बनाकर हम सिविलियन को, फौजियों को जो भी पैसे देगा उसको वहां कमरे बना के वहां रखेंगे। और अगर 10 लोग आ गए, 20,000 तो 2 लाख आ गए, तो 2 लाख रुपए से इन बच्चों के लिए भी तो रोटी व सब्जी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो दोनों ये सिस्टम चला रहा हूं। ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक फौजी को दूंगा जो खोलना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अब सेवा करूं नौकरी के साथ साथ। तो ये भी एक रोजगार का रास्ता निकाला है। कैसा आइडिया ये भी सर? तो भाई आगे बढ़ते। अब ये इसके से फोटो डिजाइन मैंने किए हुए हैं। ये मेरा सपना है इस तरह से हो, अर्धसैनिक कल्याण केंद्र हो, बच्चे बुजुर्ग सब खेल रहे हैं और हमारा फौजी भाई अपना सबकी केयर कर रहा है। कितना आनंद आएगा, सोचो कैसा माहौल बनेगा। हमारे लिए देश की सोच कैसी हो जाएगी, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब असली जो हम करने क्या जा रहे हैं, हम क्या टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। हम 800 डिस्ट्रिक्ट में 800 डीडीसी खोलेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनेगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। क्यों बनेगा वो भी बताता हूं अभी आपको। फर्दर आज हमारे पास 6,000 कैंटीनों की एप्लीकेशन है। क्या लगता है 10,000 आएंगी कि नहीं आएंगी? और 8,000 डीडीसी अगर खुल गए डिस्ट्रिक्ट में, हम पहुंच जाते हैं तो 10,000 क्या हम 60,000 कैंटीनों को सप्लाई देने की स्थिति में आ सकते हैं कि नहीं? भाई डिस्ट्रिक्ट में जब सप्लाई सेंटर बन गया फिर तो कितनी खोलो। तो 10,000 फौजियों की कैंटीने, 50,000 विलेज कैंटीने। कैसे खोल रहे हैं ये भी बता दूं। हमारे देश में 6,76,000 गांव हैं, 2,57,000 ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायतें हैं। हमारा टारगेट है एक गांव एक कैंटीन। बोलते हैं लेकिन एक ग्राम पंचायत में एक कैंटीन सिविलियन को देंगे। तो क्या हुआ, 2,57,000 ग्राम पंचायत हो गई। तो 2,57,000 छोड़ो,
अगले 5 साल में क्या 50,000 कैंटीनें नहीं खुलेंगी? जब सप्लाई सेंटर है तो हर कोई खोलेगा ही। फर्दर 10,000 मैन्युफैक्चरर को हम इसके माध्यम से गांव गांव तक सामान भेजने की व्यवस्था देने वाले हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा मेरा अनुभव सुन लो। हमारे समाज में कभी किसी को कहते सुना, बेटा तू फैक्ट्री खोल ले? कहा किसी ने? नहीं ना। फैक्ट्री कौन खोलता है? पैसे वाला, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं हम फौजी अब उस स्तर पे जाएं, हम जाके अपने बच्चे को फैक्ट्री खुलवाएं। कैसे? मान लो मैंने एक गिलास की फैक्ट्री खोली और मेरे को समस्या क्या आती है कि मैं मना तो दिया, माल बेचूं कहां? यही है दिक्कत। अब हम 800 डिस्ट्रिक्ट में 800 डीडीसी हमारे खुल गए और हमारे किसी दोस्त ने, फ्रेंड ने या किसी ने फैक्ट्री खोली, तो 800 डिस्ट्रिक्ट में 800 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर अगर पहले दिन उसे दिखा दें तो भाई साहब फैक्ट्री का माल हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो कितना बड़ा आइडिया है सर ये। हम भविष्य में फैक्ट्रियों को भी कामयाब करेंगे सर, ये मेरा मतलब इरादा भी है और ये वादा भी है। और बता दूं, निकट भविष्य में मैं ऑफर देने वाला हूं, आइए फैक्ट्री खुलवानी है, पूरा सिस्टम मैं दूंगा आपको, पूरा ज्ञान मैं दूंगा। आपके पास 50 लाख है, 50 लाख की चाहे तो टॉयलेट क्लीनर की फैक्ट्री खोलो, सर्फ की फैक्ट्री खोलो, साबुन, ये भी मेरी व्यवस्था भविष्य में आने वाली है। क्या लगता है हमारे फौजियों के लिए बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये ट्रैक्शन जो रिकॉर्ड है मैं बता दूं, हमारे इन स्टेट में ये देखिए इतनी कैंटीनें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, खुली हुई हैं, इतने नाम आ चुके हैं। हमें इसे आगे बढ़ाना है और हमारे पास 20,000 से ज्यादा ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं। अब आते हैं सर, ये क्या लिखा हुआ है? अब सारी कहानी सुनाने के साथ अगर लिखित में मिले तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये आपके हेड साहब ने ये किताब भी लिखी है, क्या नाम है इसका? टाइटल क्या है? मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है, सोशल मीडिया पे मोटिवेशन वीडियो आते हैं ना, आते कि नहीं आते? और मोटिवेशन कोट भी लिखे आते हैं, ये सारा कर देखने के बाद मन में क्या आता है? यार कुछ करूं। जुनून आता है कि नहीं आता है? लेकिन करूं क्या? तो फाइनली मैंने करोगे तो होगा, सारे ज्ञान का निचोड़ यही है, करोगे तो भाई हो जाएगा, करोगे नहीं तो होगा क्या? तो एक किताब भी मैंने लिखी है, ये अमेज़न पर अवेलेबल है, ये लिखा हुआ 400 450 रुपए की है, ठीक है। ये किताब भी मैंने लिखी है और इसके अलावा एक और किताब भी मेरी आ रही है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि जो मैंने सीखा है वो मैं करूं और इसे आगे बढ़ाऊं। आप में से कोई लेना चाहे, देखना चाहे तो देख सकता है इसे। और इसके बाद मेरी जीवन का निचोड़, पहला देखिए, पहला एक कैटेगरी करोगे तो होगा के अंदर मेरे पास 3 कैटेगरी के लोग हैं इस पूरी दुनिया में। एक हम सब फौजी इसी में आते हैं, एक कैटेगरी मेहनत करो, कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ, है यही बात के नहीं? दूसरे होते हैं जो थोड़ी कोई फैक्ट्री लगाई, कंपनी चलाई, कैंटीन खोली, खुद भी काम किया, 2 को काम दे दिया। और तीसरा होता है सिर्फ पैसे लगाओ और ऐश करो, है कि नहीं? ऐसे लोग भी तो तीनों ऑप्शन है हमारे पास भी। एक हमने यहां पर एक डीडीसी इंडिया फाउंडर क्लब बनाया है, ध्यान से सुनना। पहला, मेहनत आप करके काम कर रहे हैं, बी कैटेगरी में कैंटीन खोलो या डीडीसी खोलो तो 2-4 लोगों को रोजगार दोगे। अब आते इन्वेस्टमेंट, देखना अब ये मैं अकेला क्या ये पूरा सिस्टम चला पाऊंगा क्या? मुझे लोगों की जरूरत है कि नहीं है? है ना? तो हमने एक डीडीसी इंडिया फाउंडर क्लब बनाया है। मात्र हम 100 जवानों को ये मौका दे रहे हैं। 10 आ चुके हैं, इसमें एक 2IC भी है, एक हवलदार भी है, एक सिपाही भी है, ऑलरेडी आ चुके हैं। और 90 हम और आ रहे हैं, इंटरेस्ट काफी आ चुके हैं, 25-26 और भी हैं। तो हम 100 फौजियों को अपना फाउंडर पार्टनर बना रहे हैं। इसका सीधा स्पष्ट है कि मेरी 10 साल की मेहनत में आप मेरे पार्टनर बन जाओगे। कोई अच्छा आइडिया कि नहीं? अभी तो भाई अभी पूरनचंद आर्या का अकेले नाम आता है और फिर हमारी वेबसाइट पे उन 100 के नाम आएंगे, जैसे इन सबके नाम आ रहे हैं। ऐसे सबके नाम और फोटो हमने लगाना भी शुरू कर दिए, जो जो हमारा साथ दे रहा है। अब यूं बताओ, फाउंडर पार्टनर फ्री में बनाएंगे, पैसे लेके बनाए? हाँ जी, फ्री कौन कह रहा है बताओ जरा। भाई फ्री में ना जो मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, ये याद रखना। तो फ्री में नहीं है, इसके अंदर हम क्या करें, कंपनी के 200 शेयर दे रहे हैं आपको, कंपनी के ओरिजिनल शेयर। जो लेना चाहे, देखो एक चीज समझना, ये ऑप्शनल है। 200 शेयर हम आपको देंगे, उस पर एक इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट को हम आपको 5 मतलब वापिस भी कर रहे हैं 2 साल में। आज अगर वो फाउंडर क्लब मेंबर आप हमारा बनते हैं
तो आपको वो पैसे 2 साल में वापस मिल जाएंगे पर मंथ के हिसाब से, हर महीने 5,000 10,000, एक हमने कुछ कैलकुलेशन सेल के ऊपर कुछ निकाला है कि कभी 8,000 कभी 5,000, तो 5 लाख आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है 200 शेयर की, वो पैसे वापस मिल जाएंगे और 200 शेयर के भी मालिक बने रहोगे और 24 महीने बाद आप उन शेयर को बेचकर, देखिए अगर 12 महीने बाद भी वो शेयर्स अगर आप बेचते हैं तो आपको 7 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि हमने 2 साल में आपके 5 लाख वापस कर देंगे 26 और 27 में, और उसके बाद तीसरे साल में शेयर वैल्यू 18, 29 और 43, 5 साल बाद अगर वो 200 शेयर बेचोगे तो ये हमारी जो गणना निकल के आई है 43 लाख। मैं कह रहा हूं 5 साल बाद 5 लाख के आपको अगर 20 लाख भी मिल जाए कोई नुकसान है क्या? और सबसे बड़ी बात, फाउंडर प्राउड फील करोगे कि मैं भी आर्य साहब के इस अर्धसैनिक बल के सिस्टम का फाउंडर हूं, ये भी प्राउड फील होगा, बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा, वेबसाइट पे नाम आएगा, और सबसे बड़ी बात आपके 5 लाख रुपए 2 साल में हम आपको वापस कर देंगे। तो एक तरह से मालिकाना हक भी और पैसे भी वापस आ जाएंगे। अब एक सवाल, डीडीसी काउंट में अगर आप देखो दूसरे नंबर पे हमारे 15 डीडीसी खुल चुके हैं अभी 2026 के अंदर अगर शुरू करें, क्या लगता है 80 इंटरेस्ट और आ रखे हैं, इस साल एंड तक क्या 50 खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? सर जैसे मैं मीटिंग लेना शुरू की है हर यूनिट में, कल सोनीपत में था, आज यहां हूं और अभी और भी मेरी लगातार, क्या लगता है कि 800 डीडीसी पूरे इंडिया में फौज में से निकालना कोई मुश्किल है क्या? बहुत आसान है और ये खुलेंगे, और ये हमारे ये फाउंडर क्लब की ऑफर है जिसमें आप कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर हमारे साथ हमेशा रहेगा और उसको हम बाकायदा, फाउंडर मेंबर बनने का एक और बड़ा फायदा, मान लो 2 साल 1.5 साल बाद आपने नौकरी छोड़ी और आप फाउंडर मेंबर हैं, आपने पैसे भी दे रखे, आपको पैसे वापस भी मिल गए, आपके 200 शेयर आपके पास है, तो आप उस शेयर के आधार पे चाहो तो कैंटीन भी खुलवा सकते हो कि भाई साहब मेरे आर्य साहब ये शेयर ले लो और मेरी कैंटीन खुलवा दो, तो ये भी एक ऑप्शन उसके अंदर दी, ये भी बढ़िया है कि नहीं है सर? तो देखा जाए तो आपके पैसे पूरे सेफ हैं। अब कंक्लूजन देता हूं हम क्या क्या आपको आज बताया है निचोड़। एक अर्सनिक कैंटीन आप खोल सकते हैं, दूसरा डीडीसी इंडिया खोल सकते हैं, डीडीसी मास्टर भंडार, तीसरा रॉयल कमांडर सिक्योरिटी फोर्स का आप काम कर सकते हैं, चौथा सैनिक संचय के मेंबर जरूर बने, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके मेंबर जरूर बन जाना, रजिस्टर्ड कर लो। उसके बाद सैनिक टाउन में अगर आपको प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं पूरे इंडिया में तो वहां फ्री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना ताकि भविष्य में आए तो आपको हम अपडेट करें। अर्धसैनिक स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का हमारा नेक्स्ट टारगेट है। एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए स्कूल और कॉलेज के एडमिशन हम कराते हैं, और अर्धसैनिक लीगल एसोसिएट के अंतर्गत कोई लीगल हेल्प चाहिए, भगवान ना करे कहीं कभी फंस जाओ तो प्लीज कॉल करके हमसे मदद ले लेना। और विडो वेलफेयर फंड बना रखा है, और लास्ट में डीडीसी इंडिया फाउंडर क्लब बनकर आप मेरा सहयोग और अपने फौजी भाइयों का सहयोग कर सकते हैं। अंत में मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है पूरन चंद आर्या, इसी नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रेगुलर डेली इस पे छोटे और बड़े वीडियो डालता रहता हूं हर सब्जेक्ट पे, जैसे समझा रहा हूं। अब आपको डेली तो नहीं आके समझा सकता, लेकिन यूट्यूब से तो समझ ही सकते हो रोज, तो यहां पर सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर और ये एक बहुत बड़ा काम किया है व्हाट्सएप, अब हम स्वदेशी व्हाट्सएप जैसी अपनी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है ठीक है। क्या नाम है? क्या है? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये ठीक है ऐप है, इसको आप डाउनलोड करो, इसमें मैसेज भेज सकते हो। हमने इस ऐप में क्या किया, हमारी कैंटीन से बिल कटेगा तो इस ऐप में बिल जाएगा, कोई दुकानदार ऑर्डर लगाएगा तो उसको इसी में बिल उसको आ जाएगा कि आपका ऑर्डर लग गया, फैक्ट्री वाले को भी इसी में मैसेज जाएगा कि आपका ऑर्डर आ गया, डिस्पैच करेगा तो डिस्पैच, इवन जो डिलीवरी पार्टनर है, सेलमैन है, सबको इसी के अंदर सारा हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद पूरन चंद आर्या, मेरा मिशन देखिए सर, मैं अब इस देश की सोच को बदलना चाहता हूं। हमें अब नौकरी वाले बच्चे नहीं चाहिए, आने वाली भविष्य उद्यमी भारत बनाना है। एक आखिरी सवाल, विश्व गुरु की बात बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, वो हाथ खड़ा करें। कितने लोग चाहते हैं सर? सारे चाहते हैं, बड़ी दिली इच्छा है, लेकिन कैसे बने, अब एक आइडिया दे रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे दुनिया पे राज किया था। कैसे किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जाती थी, पहले व्यापार, फिर व्यवहार और फिर राजनीति। हो यही हुआ कि नहीं हुआ? सबको पता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगला कदम, पहले इंडिया में 800 डीडीसी का जितना मैक्सिमम अचीव होते 1 या 1.5 साल बाद, पूरी दुनिया में 206 देश हैं और पूरी दुनिया में 80,000 डिस्ट्रिक्ट हैं। हम इंडिया से पूरी दुनिया के अंदर अपने हिंदुस्तानियों को
पूरी दुनिया के अंदर एक एक डीडीसी अलॉट करके पूरी दुनिया में फैलाएंगे 80,000 फौजियों को, 80,000 अपने नागरिकों को। तो 80,000 डीडीसी इंडिया से अगर हम चलाएं तो सर क्या लगता है व्यापार पे पकड़ आएगी कि नहीं आएगी? देश पूरी दुनिया में आएगी कि नहीं आएगी? जब व्यापार पे पकड़ आएगी तो हम अमेरिका का भी बाप बन सकते हैं, क्योंकि पैसा सारा हमारे देश में आएगा और इंडियन एमएसएमई के अंतर्गत हमारे फैक्ट्रियों का माल पूरी दुनिया में जाएगा। ये मेरी थोड़ी छोटी सी सोच है और इस तरह से हम विश्वगुरु बन सकते हैं। फर्दर ये जो बैठक है आपके साथ, ये पूरी की पूरी स्वैच्छिक है, किसी भी तरह की कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और अंत में ये हमारा YouTube चैनल हो तो स्कैन करके इसे आप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।